ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 23 में आज हम वेव्स एंड करंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियसली हमने जो है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह के लैंडफॉर्म्स जो हैं क्रिएट होते हैं और किस तरह से क्रिएट होते हैं। हमने देखा था इसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का बहुत ज्यादा रोल होता है और हमने पढ़ा था कि दो तरह के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, एक हमारे इंडोजीनियस होते हैं और एक हमारे एक्सोजीनियस होते हैं। जो हमारे एक्सोजीनियस फोर्सेस हैं वही हमारे सरफेस पे लैंडफॉर्म क्रिएशन में जो है रोल प्ले करते हैं। उसी के अंदर जो हमारा एक सब टॉपिक है वेव्स एंड करंट्स, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे कि वेव्स एंड करंट्स हमारे क्या होते हैं। देन हम पढ़ेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स थ्रू वेव्स एंड करंट्स। देन देखेंगे लैंडफॉर्म्स कौन कौन से लैंडफॉर्म्स जो है हमारे वेव्स एंड करंट्स द्वारा क्रिएट किए गए हैं। देन हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। देन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे हमारे इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स, इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स देखेंगे। देन कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इंट्रोडक्टरी स्लाइड दे रखी है जहाँ पे हमें वेव्स एंड करंट्स के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। बट उससे पहले आपको थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे कोस्टल एरियाज में रहता है जहाँ पे समुद्र है, या किसी ने भी टीवीज में देखा होगा कि वाटर किस तरह से, मतलब सी का वाटर किस तरह से रोल प्ले करता है, तो ये बहुत कॉमन होगा कि आपने देखा है कि सी वाटर जो है कभी स्टैग्नेंट नहीं होता है, अपनी जगह पे स्थिर नहीं होता है, वो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट में रहता है। इसीलिए वेव्स समुद्र से आती हैं और कोस्ट पे या फिर बीचेस पे जो है स्ट्राइक करती हैं और उसके बाद वो वापस से अपने ओशन की तरफ को चले जाती हैं। इसी तरह से जो है मूवमेंट होती है हमारी ओशन के सरफेस के ऊपर। अब इन मूवमेंट्स को जो है तीन पार्ट्स में जो है डिफरेंशिएट किया गया है। फर्स्ट जो है वेव्स है, देन हमारे टाइड्स होते हैं, देन हमारे करंट्स होते हैं। क्लियर है? टाइड्स के बारे में जो है हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये कवर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम वेव्स एंड करंट्स के बारे में जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पे इस लेक्चर में वेव्स एंड करंट्स के बारे में रहेगा। तो आपको जो है एक बात मैंने टाइड्स के केस में भी बताई थी। टाइड्स के केस में जो थी वो एक चीज बहुत ही कॉमन थी कि टेम्परेचर और डिस्टेंस जो होता था सन और मून से, वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता था टाइड्स की हाइट के लिए, कि टाइड कितने ज्यादा हायर होंगे या उनकी डेप्थ कितनी लोअर होगी। क्लियर है? तो यहाँ वेव्स एंड करंट्स में भी जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है हमारे विंड होगी, विंड की डायरेक्शन होगी, विंड की स्पीड भी होगी, विंड की डायरेक्शन, ये दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हमारे वेव्स और करंट्स की फॉर्मेशन में। देन हमारा टेम्परेचर रहेगा कि टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, उस पे भी डिपेंड करेगा हमारे वेव्स और करंट्स के जो है स्पीड या सर्कुलेशन हम बोल सकते हैं। हमारे सी की सैलिनिटी क्या है, मतलब कितना उसमें सॉल्ट का कंटेंट प्रेजेंट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेंगे हमारे करंट्स। देन हमारी आती है डेंसिटी। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे मूवमेंट्स के लिए, वाटर के, ओशन के वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर है? ये आपने कॉपी में नोट कर लेना है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विंड, टेम्परेचर, सैलिनिटी या डेंसिटी, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे ओशन के मूवमेंट्स के लिए। क्लियर है? और इसके अलावा जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये तो इंटरनल फोर्सेस हुई, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो है हमारी सन, मून और विंड्स, वो जो है हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कोस्टल प्रोसेसेस जो होती है हमारी डायनेमिक होती है, कोस्टल प्रोसेसेस हमारी डायनेमिक होती है एंड डिस्ट्रक्टिव। ये तो आपको भी पता है कि कोस्टल एरियाज कभी भी स्टेगनेंट नहीं होते हैं, यही अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। डायनेमिक होते हैं, हमेशा वाटर जो है बीच पे आके स्ट्राइक करेगा और जब वो बीच पे स्ट्राइक करता है तो उसके बाद वो वाटर रिसीड करके जो हमारी मेन ओशन होती है उसमें जाके मिक्स हो जाता है। और ये डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। अब डिस्ट्रक्टिव किस तरीके से बोला गया है, आपने सुना होगा कि कोस्टल एरियाज में कई बार सुनामी हिट करती है, वो कब होता है, वो तब होता है जब हमारी वेव की जो हाइट है वो इतनी ज्यादा हायर हो जाती है कि जब वो बीच पे स्ट्राइक करेगी तो उसकी वजह से हमारे बीचेस पे डिस्ट्रक्शन होता है। क्लियर है? इसलिए ऐसा बोला गया ये डिस्ट्रक्टिव है। चेंजेस अलोंग द कोस्ट आर अकम्प्लिश्ड बाय द वेव्स। अब इसका मतलब ये है कि हमारे कोस्ट पे जितने भी लैंडफॉर्मिक चेंजेस होते हैं उसके लिए हमारी वेव्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है।
क्लियर है? ये एक फैक्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? थीम्स भी पूछे जा सकते हैं कि थीम क्या है इस साल के वर्ल्ड वाटर डे की। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 22 मार्च को हमारा वर्ल्ड वाटर डे आएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 2022 की जो वर्ल्ड वाटर डे की थीम है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जब आएगा तो आपने वो थीम जो है वो नोट डाउन कर लेनी है, या आपको यहीं पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग ये नेक्स्ट देखेंगे कि वेव्स और जो करंट्स है क्या वो सेम है या डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट है तो किस पर्सपेक्टिव में वो दोनों जो है एक दूसरे से डिफर करते हैं, क्या उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले आपने जो कॉमन चीज है वो आपने ध्यान में रखनी है, डिफरेंसेस हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप कॉमन चीजें देख लीजिए कि जो हमारे वेव्स और करंट्स हैं ये दोनों को दोनों जो है हमारे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है सी वाटर की, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है हमारे सी वाटर की या ओशन वाटर की। ये दोनों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अंदर आते हैं। और वर्टिकल मूवमेंट के अंदर हमारा क्या आता था? वर्टिकल मूवमेंट्स के अंदर हमारे आते हैं टाइड्स। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे वेव्स और करंट्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपने वेव्स तो देखी होंगी कि वेव्स किस तरह से होती हैं। आपने सी में देखा होगा कि वेव्स इस तरह से राइज करती हैं और बीच पे आके स्ट्राइक करती हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा करंट्स देख लेते हैं, करंट्स हमें कैसे दिखते हैं। करंट्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, हॉट ओशन करंट्स होते हैं, हॉट वाटर करंट्स होते हैं और कोल्ड वाटर करंट्स होते हैं। तो करंट्स हमारे इस तरह से होते हैं। वेव्स हर सी में बनती हैं, पर करंट जो है किसी भी सी में कॉमन हो सकता है। क्लियर है? तो आप देख लीजिए, पहला डिफरेंस तो यही हो गया इन दोनों के स्ट्रक्चर में। वेव्स जो है किस तरह से सर्कुलेट करेंगी और जो करंट्स हैं वो थ्रू आउट द ग्लोब जो है हमारे ट्रेवल करते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिफरेंस इन दोनों में समझ लेते हैं कि थ्योरेटिकल डिफरेंस क्या है। तो वेव्स जो है हमारे विंड्स के द्वारा क्रिएट की गई हैं। वेव्स को हमारी विंड्स या हवाएं क्रिएट करती हैं, और जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं विंड्स उनको फिर सब डायरेक्शन में जो है सारी की सारी डायरेक्शंस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। तो इस तरह से हमारी वेव्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब करंट्स का देख लेते हैं, करंट्स कैसे फॉर्म करते हैं हमारे। करंट जो है हमारे वाटर के पार्टिकल्स के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे वाटर के पार्टिकल्स को, जो कि कंट्रोल किसके द्वारा किए गए होते हैं? विंड्स के द्वारा, डेंसिटी डिफरेंस के द्वारा और हमारे सैलिनिटी डिफरेंस के द्वारा। क्लियर है? ये यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पे आपको एक बहुत ऑसिलेटरी सी एक मूवमेंट दिखाई गई है, एक वेव दिखाई गई है। या तो आपको ये साइन वेव लग रही होगी या तो कॉज वेव लग रही होगी। क्लियर है? बट जो भी वेव है, ये एक वेव की आपको स्ट्रक्चर दिखाई गई है कि वेव है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है और एक वर्टिकल लाइन दी गई है। क्लियर है? और इस वर्टिकल लाइन पे देखिए एक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में जो है ऑसिलेट कर रहा है। तीनों लाइंस के ऊपर, तीनों वर्टिकल लाइंस के ऊपर एक ब्लैक पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहा है, और ये जो रेड लाइन है ये मूवमेंट कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्चुअली हमारी वेव की सर्कुलेशन है या वेव की मूवमेंट को बता रहा है। अब इसमें हमें क्या पता चलता है? पहली बात तो ये कि वेव के टाइम में जब वेव हमारी जनरेट होती है, ये वेव हमारी मूव कर रही होती है, तो उस केस में हमारे ओशन वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, ओशन वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, उनकी मूवमेंट नहीं होती है, वो बस एक ही जगह पे मतलब जो है ऑसिलेट करते रहते हैं। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेव्स हमारी एक्चुअली में एनर्जी है। वेव जो है एक्चुअल में जो है एनर्जी है, ना कि मूवमेंट है। वेव जो है हमारी ओशन वाटर द्वारा क्रिएट की गई एक एनर्जी है, ना कि हमारी वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट है। ये वाटर पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं है। क्लियर है? अब ये समझ में आ गया आपको? अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वेव्स जो है उससे हमारे पार्टिकल्स की या वाटर या ओशन पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, तो वो जो ऑप्शन रहेगा वो इनकरेक्ट रहेगा। वेव जो है हमारी एक एनर्जी की फॉर्म है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो वाटर है वो मूव कर रहा है। क्लियर है? बट एक्चुअली में जो पार्टिकल है वो अपनी ही जगह पे ऑसिलेट कर रहा होता है। यहाँ पे आपको इस इमेज में दिख रहा है क्लियरली, तो इस इमेज को आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये तो एनर्जी है, हमें पता चल गया वेव एक एनर्जी है, बट ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है हमारी विंड से। विंड से आती है। कैसे आती है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ओशन का फ्लोर है, ये ओशन का फ्लोर है।
ऊपर जो है विंड ब्लो कर रही है, ऊपर विंड ब्लो कर रही है हमारी, क्लियर है। ये विंड जब ब्लो कर रही है तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स है और यहाँ पे विंड है, तो एक दूसरे के साथ ये फ्रिक्शन में आएंगे, ये एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में आएंगे, उसकी वजह से जो है हमारी वेव्स जनरेट होती हैं, क्लियर है, उसकी वजह से हमारी वेव्स जो है जनरेट होती हैं। तो ये जो अब आपको पता चलेगा वेव्स कैसे मूव करती है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि ये पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या रहता है। यहाँ पे तो आपको इस डायग्राम में लीनियर मूवमेंट दिख रहा है, बट ये पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे होते हैं, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं ऐसे, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं ऐसे, और ये मूवमेंट है हमारा सर्कुलर। तो पार्टिकल्स का एक्चुअल जो मूवमेंट होता है वो सर्कुलर मोशन में होता है। यहाँ पे ऑल्दो आपको इमेज जो है दिखाई गई है 2D में, बट 3D में जो मोशन रहेगा वो सर्कुलर रहेगा। यहाँ पे जो मूवमेंट है वो लीनियर है, 2D में जो है मूवमेंट लीनियर है, बट 3D में अगर एक्चुअली आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल में हमारे सर्कुलर मोशन में जो है मूव कर रहे हैं, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने करंट्स के बारे में पढ़ा था कि वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से, सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि किस तरह से हमारे करंट फॉर्मेशन होती है। तो करंट फॉर्मेशन में हमारे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, इसी इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे आपको सरफेस वाटर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन है, इसने इस सरफेस के वाटर को हीट कर दिया है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और जो नीचे सरफेस के नीचे डेप्थ में जो वाटर प्रेजेंट है वो कोल्ड रहेगा, कोल्ड रहेगा। तो होता क्या है, आपको पता है टेम्परेचर, आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा है अगर, तो आपको पता है टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हमारा ट्रेवल करता है। तो टेम्परेचर जहां से हाई रहेगा तो लोअर टेम्परेचर की तरफ को ट्रेवल करेगा, ये वाटर जो है नीचे की तरफ को आना स्टार्ट करेगा। जब ये नीचे आएगा तो नीचे जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ को जाएगा, ऐसे ही दिखाया गया इस डायग्राम में, कोल्ड वाटर जो है ऊपर की तरफ को जा रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे होता क्या है, उसकी वजह से जो है हमारे वाटर जो है, वाटर के पार्टिकल्स की जो है मूवमेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट्स, इसको हम बोलेंगे करंट्स, ये करंट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि कोल्ड वाटर जो है मूव कर रहा है तो ये हमारे कोल्ड वाटर करंट्स फॉर्म करेंगे। अगर हमारा हॉट वाटर जो है मूव कर रहा हो तो हमारे हॉट वाटर करंट्स जो है वो फॉर्म होंगे, क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट जो है, एक चीज मैंने आपको बता दी थी कि जो ओशन करंट्स होते हैं, जो हमारे करंट्स भी होते हैं, वो भी हमारे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है वाटर की, क्लियर है। वेव्स के केस में जो थी मूवमेंट नहीं होती थी पार्टिकल की, बट करंट के केस में क्या होती है, मूवमेंट होती है पार्टिकल, पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो अपनी मूवमेंट करता है। बट नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि ये मूवमेंट होती किस वजह से है, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे करंट्स के केस में मूवमेंट्स के लिए। कुछ तो हमने चीजें पढ़ ली थी, सैलिनिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और डेंसिटी डिफरेंस के बारे में। अब कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे ओशन वाटर में जो है करंट फॉर्मेशन होती है। तो क्या फैक्टर्स हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है द प्राइमरी फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर, प्राइमरी फोर्सेज जिनकी वजह से हमारे करंट्स जनरेट होते हैं, प्राइमरी फोर्सेज जिनकी वजह से हमारे करंट जनरेट होते हैं, फर्स्ट है हमारी हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, दैट इज हमारा टेम्परेचर, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा विंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देन है हमारा ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से भी जो है वो हमारे करंट्स जनरेट होते हैं। देन आती है हमारी कोरियोलिस फोर्स, उसकी वजह से भी जो है हमारे करंट्स जनरेट होते हैं। देन द सेकेंडरी फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर, अब हमने प्राइमरी फोर्सेस कुछ पढ़ी, कुछ सेकेंडरी फोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं हम, जिनकी वजह से करंट्स जो है जनरेट होते हैं। तो सेकेंडरी फोर्सेस कौन सी हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, देन है हमारी सैलिनिटी डिफरेंस, क्लियर है। अब आप एक चीज जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा गया है प्राइमरी फोर्स के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि कौन कौन सी प्राइमरी फोर्स हैं आपके करंट्स के मूवमेंट के लिए, और आपको ऑप्शन में टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी डिफरेंस, ग्रेविटी या कोरियोलिस फोर्स दिया गया हो, तो आपको पता है आप कौन से चीज को टिक करना है। और अगर आपसे सेकेंडरी फोर्सेस पूछी गई हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस और सैलिनिटी डिफरेंस रहेगा, क्लियर है। अब एक चीज कॉमन है, प्राइमरी फोर्सेज में हमारी हीटिंग बाय सोलर एनर्जी और दूसरे में टेम्परेचर डिफरेंस आता है। तो ये दोनों जो है दोनों ही मीडियम में हमारे करेक्ट रहेंगे ऑप्शंस, क्लियर है। बट आपने इस चीज को अपने नोट्स में जो मार्क कर लेना है कि प्राइमरी फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो आपके करंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, और सेकेंडरी फोर्सेस कौन सी हैं जो आपके करंट्स को जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम
कि फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बनने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है, वहां पे आपको दिखाया गया है कि जो हमारी वेव्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली हमारे कोस्टल एरियाज पे स्ट्राइक करती हैं। क्लियर है, कोस्टल एरियाज पे स्ट्राइक करती हैं। इसका मतलब जो हमारा कोस्टल एरिया है वो बढ़ता या घटता रहता है, वो बढ़ता या घटता रहता है। तो अगर हमने अब लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है लैंडफॉर्म्स के लिए, लैंडफॉर्म्स के रिस्पॉन्सिबल के लिए, तो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे हमारा जो सी लेवल है, जो सी का लेवल है वो कांस्टेंट है। क्लियर है, सी का लेवल का मतलब क्या है कि वाटर की जो डेप्थ है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सी का जो लेवल है वो कांस्टेंट है। इसी तरह से हम कोस्ट के जो लैंडफॉर्म्स का एवोल्यूशन है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो है फॉर्म होते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज हमारी कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर, कि हमारी लैंड, जो हमारी लैंड है, धरती है, ये जो लैंड है, और हमारा जो सी का फ्लोर है, जो सी का फ्लोर है बॉटम में, उसकी कन्फिग्रेशन क्या है, वो कैसी उसकी लैंडफॉर्म्स है, कैसी उसकी टोपोग्राफी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग सीवर्ड्स और रिट्रीटिंग लैंडवर्ड्स। अब इसका क्या मतलब है, अब आप देख ली फर्स्ट वर्ड पकड़िए, वेदर द कोस्ट, कोस्ट का मतलब हुआ तट, कोस्ट का मतलब हुआ तट। वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग, इसका मतलब है क्या तट हमारा एडवांस कर रहा है, मतलब जो हमारा बीची एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है और वाटर जो है वो रिसीड कर रहा है या कम हो रहा है, और रिट्रीटिंग लैंडवर्ड्स, और या हमारा दूसरा इसने बोला है या हमारा बीच जो है वो कम हो रहा है, या तो हमारा बीच बढ़ रहा है या तो हमारा जो है बीच कम बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है, उसके ऊपर जो है हमारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स की जो कन्फिग्रेशन है वो डिपेंड करेगी। क्लियर है, ये दोनों फैक्टर्स आपने दिमाग में रखने हैं, और एजम्पशन जो है ये भी रहेगी कि सी लेवल जो है हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय वेव्स। पहले हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे कि हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स, देन हम अपने डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स देखेंगे कौन कौन से डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स होते हैं और कौन कौन से हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं वेव्स द्वारा क्रिएटेड। हमारे फर्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म्स में आएंगे हमारे क्लिफ्स आते हैं, देन टेरेसेस आते हैं, केव्स आते हैं, स्टैक्स आते हैं। ये सारे के सारे हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपको ये बात जो है डिफरेंशिएशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है और कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो है हमारे बीचेस हैं, डून्स हैं, बार्स हैं, बैरियर्स हैं और स्पिट्स हैं। क्लियर है, तो ये आपने जो है इनको अपने कॉपी में या नोट्स जहां पे भी आप बनाते हो वहां पे आप इनको राइट डाउन कर लीजिए ताकि इजीली आप एग्जाम में इसको रिवाइज कर सके और एग्जाम में जाके आप इसे क्लिक कर सकें और जो है नेगेटिव मार्किंग से बच सके। फर्स्ट जो है हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स को कवर करेंगे। फर्स्ट हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स एंड स्टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे क्लिफ्स किस तरह से दिखते हैं पहले तो हम वो देख लेते हैं, क्लिफ्स किस तरह के दिखते हैं। यहाँ पे आपको ये ओशन या सी वाटर दिखाया गया है। क्लियर है, ये सी वाटर के साइड में जो है एक हाइटेड आपको, एक माउंटेड आपको लैंड मास दिखाया गया है। क्लियर है, इसकी हाइट जो है एकदम से एब्रप्ट चेंज है इसकी स्लोप में, तो आपको जो है इनको जो है हम क्लिफ बोलते हैं। ये हमारे क्लिफ्स हैं जहां पे एब्रप्ट चेंज होता है हमारी स्टीपनेस का या फिर हमारी स्लोप का, ये हमारे क्लिफ हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे टेरेसेस कैसे होते हैं। टेरेसेस जो है जब क्लिफ्स का इरोजन होता है, क्लिफ्स का इरोजन होता है तब हमारे टेरेसेस बनते हैं। अगर आपने घर का टेरेस देखा होगा प्लेन होता है, अगर यही जो है हमारा जो क्लिफ हमारे फॉर्म हुए हैं इनके ऊपर का जो एरिया है वो हमारा प्लेनर रहेगा तो ये हमारे टेरेसेस रहेंगे। जब वाटर जो है और ज्यादा इससे कॉन्ट्रास्ट में जाके इरोड करता है, इरोजन करता है इसका, तो हमारे नेक्स्ट केव्स फॉर्म होते हैं, देन हमारे केव्स फॉर्म होते हैं। देखिए इस तरह से इसने इसका एरिया जो है इरोड कर दिया है। इसके बाद आते हैं हमारे स्टैक्स। जब वाटर जो है अपने एक्शन से बार बार इस पे जो है स्ट्राइक करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, तो फाइनली हमारे इस तरह के जो है लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं सी में, इन्हें हम बोलते हैं स्टैक्स। क्लियर है, तो एक ये चेन है, पहले हमारे क्लिफ्स होंगे, उसी से एसोसिएटेड हमारे टेरेसेस हैं, देन हमारे केव्स का फॉर्मेशन होता है एंड देन हमारे स्टैक्स का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जो है इसकी थ्योरी देख लेते हैं। क्लिफ्स जो होते हैं दे आर वेरी स्टीप, बहुत ज्यादा स्टीप होते हैं, मतलब इसकी स्लोप जो है एब्रप्ट चेंज होता है स्लोप में। ये कहाँ पे मिलते हैं, जहां पे इरोजन हमारा डोमिनेंट फीचर है, इसीलिए ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स के अंदर आते हैं। एट द फुट ऑफ द क्लिफ देयर मे बी ए फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म
कवर्ड विद द रॉक डेब्रिज, मतलब ये वही है कि या तो वो बिल्कुल प्लेन होगा, या तो उसके नीचे फ्लैट सरफेस होगा, या तो कुछ नहीं होगा। क्लियर है। अब वेव कट टेरेस के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लेटफॉर्म्स अकरिंग एट एलिवेशन अबव द एवरेज हाइट ऑफ द वेव्स। अब वेव कट टेरेस किसको बोलते हैं? उन प्लेटफॉर्म्स को बोलते हैं जिनकी एवरेज हाइट जो है हमारी वेव की हाइट से जो है ज्यादा रहती है। देन केव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इरोजनल एक्शन से, वाटर के इरोजनल एक्शन से जो है जब इरोजन होगा तो केव्स का फॉर्मेशन होता है, और जब केव्स के ऊपर एक्शन से जो है इस तरह के सिंगल स्ट्रक्चर्स या इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाते हैं, इन्हें हम स्टैक्स बोलते हैं। क्लियर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट जो है ये हमने प्रीवियसली भी देख लिया, ये हमारे क्लिफ्स हैं और ये हमारे जो है टेरेसेस है, ये हमारे टेरेसेस है। देन हमारे जो है वाटर कॉन्टिन्यूसली इसको स्ट्राइक कर रहा है, वाटर कॉन्टिन्यूसली इसको स्ट्राइक कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो वेव्स की हाइट है वो एक्चुअली हमारी इस क्लिफ से कम है, तो ये हमारे टेरेसेस फॉर्म हो गए, प्लेन एरियाज हैं, टेरेसेस फॉर्म हो गए। इसके बाद और इरोजन हुआ, देन हमारे इस तरह केव्स फॉर्म हो गए, ये हमारे केव्स फॉर्म हो गए। जब और ज्यादा एक्शन वेव का होगा तो ये एरिया यहाँ से जो है ब्रेक कर जाएगा, ये एरिया यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और ये दो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएंगे और इन्हें हम स्टैक्स बोलेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो गए। नेक्स्ट हम अपने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के अंदर क्या क्या आते हैं। पहले जो है हम बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स को कवर करेंगे कि ये क्या होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, क्योंकि ये डिपोजिशनल एजेंट्स हैं, तो जो भी रिवर्स अपने साथ मटेरियल लेके आती हैं, मटेरियल्स अपने साथ लेके आती हैं, वो सेडिमेंट्स जो हैं वो हमारे सी में डिपॉजिट होने लग जाते हैं, ये डिपॉजिट होने लग गए हमारे। क्लियर है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगी, इन्हें हम बार्स बोलते हैं। क्लियर है। अब जब डिपोजिशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जब डिपोजिशन और ज्यादा बढ़ेगा, सैंड और ज्यादा या वाटर या हमारी जो क्ले है वो और ज्यादा डिपॉजिट होगी, तो इस तरह से हमारे बैरियर्स फॉर्म हो जाते हैं। आप देखिए बार्स का एक्सटेंडेड ही है हमारे बैरियर्स। क्लियर है। तो अब बैरियर से हमारे जो है स्पिट्स फॉर्म होंगे, वो कैसे होंगे? जब ये बैरियर्स जो है कंप्लीटली वन डायरेक्शन में, मतलब ये जो है ये भी इससे मिक्स कर गया, ये भी इससे मैच कर गया, तो इससे हमारे जो है फाइनली स्पिट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। ये आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए, यहाँ पे सेम ही चीज दी गई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है अभी। क्लियर है। तो ये आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए सबको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स के बारे में कि ओशन करंट्स का क्या इफेक्ट रहता है। पर उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ओशन करंट्स जो है हमारे, वो दो पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है। पहले जो है सरफेस करंट्स होते हैं, मतलब वो ओशन करंट्स जो सरफेस पे फ्लो करेंगे। दूसरे होते हैं हमारे डीप वाटर करंट्स। क्लियर है। और सरफेस जो ओशन करंट्स है वो हमारा 10% जो है फॉर्म करते हैं, और डीप जो ओशन करंट्स है वो हमारे 90% जो है ओशन वाटर का वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। डीप वाटर जो है हमारा 90% ओशन वाटर का कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और जो सरफेस वाटर करंट्स है वो हमारे 10% ऑफ ओशन वाटर जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्लियर है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं इफेक्ट्स क्या रहते हैं हमारे ओशन वाटर का। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे दे रखा है डेजर्ट फॉर्मेशन में जो है बहुत बड़ा रोल है हमारे ओशन करंट्स का। किस तरह से? प्रीवियसली जब मैंने आपको करंट्स के बारे में थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि दो तरह के हमारे ओशन करंट्स होते हैं। एक होता है कोल्ड वाटर करंट्स होते हैं, एक हमारे वार्म वाटर करंट्स होते हैं। तो हमारे जो कोल्ड वाटर करंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए। ये चीज आपने याद रखनी है। जो डेजर्ट फॉर्मेशन है वो हमारी किसकी वजह से होती है? वो हमारी होती है कोल्ड वाटर करंट्स की वजह से। वो किस तरह से होती है? अब हमारे कोल्ड वाटर करंट्स होते हैं, उनमें जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो कम होता है। मॉइस्चर का कंटेंट जो होता है वो कम होता है। जब वो किसी एरिया के साथ या किसी लैंड के साथ जो है वो फ्लो करेंगे, कोल्ड वाटर करंट जो है जब उस लैंड के साथ फ्लो करेंगे, तो वो उस लैंड का मॉइस्चर जो है अपने अंदर ले लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। तो जब लैंड में मॉइस्चर नहीं बचेगा तो वो एरिया जो है ड्राई हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन से रीजन में होता है? ये बेसिकली आपके जो डेजर्ट फॉर्मेशन है ये आपको मिलेंगे वेस्ट कोस्ट में, बेसिकली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए कि कोल्ड वाटर करंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके डेजर्ट फॉर्मेशन में,
और ये जो बेसिकली डेजर्ट फॉर्मेशन होता है कोल्ड वाटर करंट्स का, ये होता है वेस्टर्न कोस्ट एरियाज में और मेनली ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। और इस प्रोसेस को या इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट। तो ये भी आपका जो टर्म है, ये जो कीवर्ड है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेसिकेटिंग इफेक्ट जो है कोल्ड वाटर ओशन करंट से रिलेटेड है, लॉस ऑफ मॉइस्चर इसका मतलब होता है, और इससे हमारे जो है डेजर्ट फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है रेन्स में भी हमारे ओशन करंट्स का बहुत बड़ा जो है रोल प्ले होता है। अब रेन्स में हमारी कौन सी ओशन करंट जो है रोल प्ले करती हैं, तो वो हमारी होती है वार्म ओशन करंट्स। वो हमारे उनकी वजह से हमारे रेनफॉल होती है कोस्टल एरियाज में, या कई बार हमारे इंटीरियर एरियाज में भी जो है बारिश हो जाती है। देन नेक्स्ट जो इफेक्ट है हमारे ओशन करंट्स का, वो है हमारा मॉडरेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ मॉडरेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ठंड होती है, तो जब ये ओशन करंट्स वहां से फ्लो करते हैं या वार्म ओशन करंट्स वहां से फ्लो करते हैं, तो उनकी वजह से उस एरिया में जो आइस होती है या स्नो होती है वो मेल्ट कर जाती है, और वहां पे टेम्परेचर जो है प्लेजेंट हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ओशन करंट्स की वजह से मॉडरेटिंग इफेक्ट भी आता है, टेम्परेचर मॉडरेट भी हो जाता है। आपने देखा होगा मुंबई जैसे इलाकों में जहां पे टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, वो मॉडरेटिंग इफेक्ट्स किसकी वजह से होते हैं, वो इन्हीं ओशन करंट्स की वजह से होते हैं। क्लियर है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दी गई है, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बेसिकली हमारा वार्म ओशन करंट है, ये हमारा वार्म ओशन करंट है। इसकी वजह से जो है इंग्लैंड में हमारे वार्मनेस आती है। क्लियर है, टेम्परेचर जो है थोड़ा राइज कर जाता है और लोगों को थोड़ा प्लेजेंट सी फीलिंग आती है। नेक्स्ट जो है ओशन करंट्स का रोल, वो होता है फिशिंग में। अब किस तरह से रोल प्ले होता है, ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बोलते हैं बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हमारे कोल्ड वाटर करंट्स की, कोल्ड ओशन वाटर करंट्स की या वार्म ओशन करंट्स जहां पे हमारे मिलते हैं, जहां पे भी हमारे कोल्ड ओशन करंट्स जो है या वार्म ओशन करंट्स है एक दूसरे से मिलेंगे, जहां पे ये मिलते हैं वो हमारे फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा फिशिंग होती है, वहां पे बहुत ज्यादा फिशेज होती हैं। वो उसका रीजन क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे फोटोप्लैंक्टन्स होते हैं या जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जो कि हमारे फिशेज का फूड है। क्लियर है। तो जहां पे हमारे कोल्ड ओशन करंट्स और वार्म ओशन करंट्स जो है मिक्स करते हैं, वो हमारे रिच फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। यहाँ पे आपको बताएगा फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड बैंक्स अराउंड न्यू फाउंडलैंड। क्लियर है। तो ये आपने इफेक्ट्स याद रखने हैं ओशन करंट्स के, इनको रिमाइंड कर लीजिए, ये आपने कॉपी में नोट्स में कहीं पे मेंशन कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि डिफरेंट वेस्टर्न कोस्ट में जो है, ये वेस्ट कोस्ट आपको सारी दिखाई गई है, और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है डेजर्ट्स जो है लाई करते हैं। देख लिया आपने, यहाँ पे आपका जो है मोजावे डेजर्ट दिखाया गया है, यहाँ पे पेरुवियन डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है, नामिब डेजर्ट है, आपका यहाँ पे नामिब डेजर्ट है। देन यहाँ पे आपके ये कॉन्टिनेंटल एरियाज में मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स आते हैं। अब देख लेते हैं, हमने क्योंकि पढ़ा था कि जो कोल्ड ओशन करंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हमारे वेस्ट कोस्ट पे जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मोहावे डेजर्ट जो आपको दिखाया गया है, वो बेसिकली कैलिफोर्नियन करंट की वजह से जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है। ये कैलिफोर्नियन करंट जो है ये हमारा कोल्ड वाटर करंट है। नेक्स्ट जो है आपको दिखाया गया है जो अटाकामा डेजर्ट है, ये हमारा बनता है पेरुवियन करंट की वजह से, ये भी हमारा कोल्ड वाटर जो है करंट है। नेक्स्ट जो है नामिब डेजर्ट जो है वो बेंगुएला करंट की वजह से बना है, ये भी हमारा कोल्ड वाटर करंट है। देन हमारा जो है सहारा डेजर्ट है, ये कैनरीज करंट की वजह से बना है, ये भी हमारा कोल्ड ओशन करंट है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे भी जो हमारा डेजर्ट है वो भी हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की वजह से फॉर्म हुआ है। क्लियर है। अब ये तो हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट पे डेजर्ट्स हैं ये तो हमारे कोल्ड ओशन करंट की वजह से फॉर्म हुए हैं, ये तो हमें पता चल गया। बट यहाँ देखिए हमें पता है इंडिया में भी डेजर्ट है, यहाँ पे भी ये भी डेजर्ट एरिया है, बट ये तो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जाके लाई कर रहा है, फिर यहाँ पे डेजर्ट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब यहाँ पे डेजर्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जब हम मानसून आता है तो मैंने आपको बताया था कि साउथ वेस्ट जो करंट्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, साउथ वेस्ट करंट्स जो होते हैं फ्लो करते हैं। तो जब तक वो इस एरिया में पहुंचते हैं तो ये करंट्स जो है होते हैं ये अपना मॉइस्चर लूज कर देते हैं, ये करंट्स जो है अपना मॉइस्चर लूज कर देते हैं। तो जब तक ये यहाँ पे जाएंगे फिर ये इस लैंडफॉर्म से मॉइस्चर पिक करना स्टार्ट कर देते हैं, कॉन्टिनेंट के मिड में जाके यहाँ से मॉइस्चर पिक करना स्टार्ट करेंगे, उसकी वजह से जो है ये कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है।
अब आपको ये पता चल गया कि किस तरह से हमारे डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके सुन लीजिए थोड़ा सा। अब नेक्स्ट हम फैक्ट्स पढ़ेंगे, जो भी हमारे टेक अवे मैसेजेस हैं इस लेक्चर से उनके बारे में देखेंगे। फैक्ट्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं आपने अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। जो जनरल मूवमेंट्स है करंट्स की जो जनरल मूवमेंट्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। ऑल्दो ये फैक्ट मैंने आपको प्रीवियसली भी लेक्चर में कवर करवाया हुआ है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, तो यहाँ पे भी दोबारा इस फैक्ट को बता दिया गया है क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज करंट्स की डायरेक्शन होती है, करंट्स की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है क्लॉकवाइज होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। नेक्स्ट जो है ये हमने पढ़ चुके हैं ऑल्दो। तो वेव्स जो है हमारे फ्रिक्शन से फॉर्म होते हैं, विंड्स और सरफेस वाटर की फ्रिक्शन की वजह से। अगर विंड जो है स्ट्रॉन्गर होती है तो वेव भी हमारी बड़ी फॉर्म होगी, क्लियर है। और अगर हमारी विंड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही ज्यादा वीक है, तो हमारी जो वेव्स होती है वो भी जल्दी डाई आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है हमारी हॉरिजॉन्टल करंट्स जो है मेनली बनते हैं फ्रिक्शन की वजह से, विंड और वाटर की वजह से, जो हमारी हॉरिजॉन्टल करंट्स हैं, और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, कोरियोलिस फोर्स या डिफरेंस इन वाटर लेवल के ग्रेडियंट की वजह से। वेयर एज हमारे जो वर्टिकल करंट्स हैं, जो वर्टिकल करंट्स हमारे फॉर्म होते हैं वो मेनली हमारे डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फॉर्म होते हैं। और वो डेंसिटी डिफरेंस किस तरह क्रिएट किया गया होता है, वो टेम्परेचर या सैलिनिटी चेंज की वजह से हमारा वर्टिकल करंट जो है क्रिएट होता है। अब नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा था 3 तरह के ओशन की मूवमेंट्स होती है जिसमें हमें वेव्स, टाइड्स या करंट्स होते हैं। तो तीनों का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ये भी हमारे फैक्ट्स में है। तो वेव्स जो है ये हमारे रेगुलरली अकर होती हैं वाटर बॉडीज पे, ये रेगुलरली होती रहती हैं, मतलब आज भी हो रही है, आपको पता है दिन में कितनी बार वेव्स जो है चढ़ती रहती हैं। देन टाइड्स है, ये ट्वाइस अ डे होती है, दिन में 2 बार होती है, क्लियर है, दिन में 2 बार होती है पीरियोडिकली, मतलब हर दिन 2 बार होगी। देन हमारे करंट्स हैं, करंट्स जो हैं इक्वेटोरियल करंट्स लाइक एल नीनो अकर्स एवरी फ्यू ईयर्स, ये कुछ सालों में जो है अकर होते हैं। ऑल्दो करंट्स जो हैं फॉर्म हो चुके हैं बट ओवर द ईयर्स वो फॉर्म हुए थे, उसकी वजह से अब जो है वो साइकिल जो है कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, यही पे हम उनका डिस्कशन करेंगे। आपने इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से ले लेने हैं, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ओशन करंट्स आर प्राइमरीली कॉज्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है इरेगुलर शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट, बी है डिफरेंस इन टेम्परेचर, सी है डिफरेंस इन सैलिनिटी, डी है हमारा विंड ब्लोइंग ओवर द सी सरफेस, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ भी आपको दे रखा है ओशन करंट्स आर प्राइमरीली कॉज्ड बाय। अब आपको पता है ओशन करंट्स जो होते हैं 2 फैक्टर से बनते हैं, एक प्राइमरी फैक्टर से और एक सेकेंडरी फैक्टर से। तो अब हम ऑप्शंस को देखेंगे हमारे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है डिफरेंस इन टेम्परेचर, आपको पता है ये सेकेंडरी फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे करंट्स फॉर्म होते हैं, और डिफरेंस इन डेंसिटी ये भी हमारा सेकेंडरी फैक्टर है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन तो नेगेटिव हो गए, मतलब ये दोनों के दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, या तो ऑप्शन ए में से आंसर होगा या तो ऑप्शन डी आंसर होगा। अब पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है इरेगुलर शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब ये जो था ये तो हमने नहीं पढ़ा था, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा था कि ये हमारा प्राइमरी फैक्टर है कि विंड जो है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है जिसकी वजह से हमारे ओशन करंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होता है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कूल करंट, या हमारा कोल्ड ओशन करंट इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, देन हमारा ब्राजीलियन करंट, देन हमारा क्रोशियो करंट, देन है हमारा हम्बोल्ट करंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कोल्ड ओशन करंट कौन सा है। तो आपने अगर पढ़ा हो या इसके लिए थोड़ा फैक्ट नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हम्बोल्ट करंट। हम्बोल्ट को हम पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, पेरुवियन करंट भी बोलते हैं। और आपको पता है कि पेरू की जो कोस्ट लाइन थी वहां पे हमारा कोल्ड करंट फ्लो करता था और उसकी वजह से हमारे वहां पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ था। तो हम्बोल्ट करंट जो है हमारा कोल्ड वाटर करंट है, बाकी सारे जो है हमारे हॉट जो वार्म ओशन करंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, periodic movement of sea water is known as, periodic movement of sea water is known as, ऑप्शन ए आपको दे रखा है टाइड्स, ऑप्शन बी दे रखा है वेव्स, ऑप्शन सी दे रखा है करंट, ऑप्शन डी दे रखा है सुनामी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाता है ऑप्शन ए। यहाँ पे पूछा गया है पीरियोडिक मूवमेंट, पीरियोडिक मूवमेंट का मतलब है जो
अपने टाइम से होती है। तो आपको पता है जो टाइड्स हैं हमारे ट्वाइस अ डे होते हैं, और ट्वाइस अ डे जो है एक पीरियोडिक मूवमेंट है, तो इसलिए हमारे टाइड्स जो है वो हमारे पीरियोडिक मूवमेंट है सी वाटर के। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, द ओशनिक करंट नेम्ड कुरोशियो, कुरिल एंड अलास्कन आर लोकेटेड इन। कुरिल, कुरोशियो और अलास्कन करंट हमारे कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी है हमारा साउथ अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी है हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, एंड ऑप्शन डी है नॉर्थ इंडियन ओशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, जो हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन है वहां पे हमारे कुरोशियो, कुरिल और हमारे अलास्कन करंट्स जो है वो फ्लो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनल करंट जो है, कोल्ड करंट्स हैव कूलिंग इफेक्ट ऑन द शोर ऑफ। कोल्ड करंट्स का जो है हमारे कूलिंग इफेक्ट किसके शोर पे होता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है पेरू, ऑप्शन बी दे रखा है जापान, ऑप्शन सी दे रखा है वेस्टर्न यूरोप, एंड ऑप्शन डी दे रखा है अलास्का। क्लियर है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। पेरू की जो कोस्ट लाइन है वहां पे हमें पता है कि कोल्ड ओशन करंट का कूलिंग इफेक्ट होता है, तभी वहां पे जो है हमारे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। वहां पे कौन सा डेजर्ट फॉर्म होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ऑल्दो इस लेक्चर में मैंने कवर किया है, बट पेरू की कोस्ट पे कौन से डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो इसके साथ आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं।